जब भी मेरी शादी होती तो शादी की रात ही मेरे पिताजी मेरे पति को 50 लाख रुपए देकर कहते कि मेरी बेटी को तलाक दे दो। मैं अब तक कई तलाक ले चुकी थी, मगर हमेशा पिताजी मेरी जबरदस्ती शादी करवा कर तलाक दिलवा देते और वजह कुछ भी नहीं बताते। लेकिन माँ मुझे उसी रात मीठा शरबत पिलाती, जिसको पीते ही मैं सो जाती थी। जब आँख खुलती तो हर कोई मुझे अजीब सी नजरों से देखता। इस बार मैंने सोच लिया कि मैं शरबत पीने का नाटक करूंगी। जैसे ही मैंने सोने का नाटक करने लगी, तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा पति मेरे रूबरू बैठा मुझे गौर से देख रहा था, जबकि मैं शादी की स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी खुद ही मैं सिमटी चली जा रही थी। मैं इंतजार कर रही थी कि वह मेरी खूबसूरती की तारीफों के पुल बांधे, मगर उसे यूं बैठे-बैठे जब बड़ी देर हो गई, तो मैंने अपना घूंघट उठाकर देखा, तो मैं बोल पड़ी थी, क्या बात है? आप मुझे इस तरीके से घूर-घूर कर क्यों देख रहे हैं? राहुल की नज़र अभी भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। वह कहने लगा, तुम बेहद हसीन हो सरिता। 4 महीने पहले हमारी मंगनी हुई थी। तुमसे पहले भी मम्मी मेरे लिए कई लड़कियों के रिश्ते ले जा चुकी थी, मगर मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी। जब तुम्हारा फोटो मैंने देखा तो एक पल के लिए वह लम्हा थम सा गया था। मुझे तो समझ नहीं आता कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। राहुल मेरी तारीफ करने लगा तो मेरी जान में जान आई। मैं अब मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनने लगी। मुझे उसकी बातें सुनना उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। वह बोलता चला जा रहा था और मैं सुकून से उसकी बातें सुनती जा रही थी। सरिता, मैंने माँ से कहा कि मुझे यह लड़की दिलो जान से पसंद है। माँ ने भी भगवान का शुक्र किया कि चलो, अब मेरे बेटे का घर बस जाएगा। मैं अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा हूँ, इसलिए उनको मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। मैंने भी कहा कि चट मंगनी और पट ब्याह कर दे, और मैं इंतजार नहीं कर सकता। और माँ ने मेरी बात मान ली। और अब देखो ना कि तुम मेरी दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हो मेरे सामने। और पिछले ये 4 महीने मुझसे बिल्कुल भी नहीं कट रहे थे। मैंने एक एक दिन गिन गिन के गुजारा था। तुमसे फोन पर बात करता था तो मैं चाहता था कि तुम्हें अपने पास ले आऊं। अफसोस तो इस बात का है कि मैं तुम्हें हासिल करने की कोशिश भी ढंग से नहीं कर सकता, और अब जुदाई का वक्त भी आ गया है। राहुल की आखिरी बातें सुनकर मैं चौंक गई थी। मैं बोली, राहुल, आप ये क्या कह रहे हैं? भगवान न करे कि हम कभी अलग हो। राहुल ने अफसोस से मुझे देखा, फिर बोला, मैं जब कमरे में आया था, इसी बात को सोच रहा था कि तुम ज्यादा अहम हो या फिर वो 30 लाख रुपए। मेरे दिल ने तुम्हारा नाम लिया है, मगर दिमाग कहता है कि 30 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। अगर मैं सारी जिंदगी भी कमाता रहूंगा तो भी 30 लाख रुपए जमा नहीं कर पाऊंगा। सरिता बोली, कौन से 30 लाख रुपए और कहाँ से आए? लड़का कहने लगा, तुम्हारे पिताजी ने विदाई के वक्त मुझे दिए थे कि तुम जिस तरह मेरी बेटी को रुखसत करके ले जा रहे हो, अगर उसी तरह उसे तलाक देकर मेरे घर पर छोड़ जाओगे, तो मैं तुम्हें पूरे 30 लाख रुपए दूंगा। मुझे राहुल की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोली, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरे पिताजी मेरी शादी के लिए किस कदर फिक्रमंद थे, यह आप नहीं जानती। उन्होंने बड़ी छानबीन करके मेरा रिश्ता तय किया था, क्योंकि पिताजी कहते थे कि सरिता, शादी उम्र भर का बंधन होता है, इसलिए मैं बहुत सोच समझ कर तुम्हारी शादी करूंगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पिताजी ही मेरा तलाक दिलवाना चाहते हैं? आप जरूर मेरे साथ कोई भद्दा मजाक कर रहे हैं, मगर मैं आपको साफ साफ बता दूं, मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। यह बात सच है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर इस मजाक की वजह से अगर मैं रूठ गई तो मैं कभी मानूंगी नहीं। राहुल बोला, प्यारी सरिता, तुम मुझे माफ कर देना, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ, इसलिए मैं अपने पूरे होशो आवाज में तुम्हें तलाक देता हूँ। राहुल ने एक ही साथ में सब कुछ कहकर मुझे खुद से अलग कर दिया, जबकि मैं विनती करने लगी थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी यह नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। शादी की स्टेज पर ही मुझे तलाक मिल जाएगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो राहुल बोला, बस बस, अभी रोने का वक्त नहीं है।
यार मुझे डर है कि तुम्हारे पिताजी अब अपना फैसला ना बदल लें। यह ना हो कि मुझे 30 लाख में से एक फुटी कौड़ी भी ना मिले। चलो जल्दी जल्दी उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। मुझसे ठीक से हिला भी नहीं जा रहा था, मगर राहुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले गया और गाड़ी में बैठाकर मेरे घर के दरवाजे तक ले आया था। राहुल ने बेल बजाई। दरवाजा पिताजी ने ही खोला था। पिताजी की तरफ देखकर राहुल बोला था कि मैं आपकी अमानत ले आया हूँ। मेरे आंखों के सामने मेरे पिताजी ने राहुल को नोटों से भरा हुआ एक बैग दिया था। राहुल वापस चला गया तो पिताजी मेरा हाथ थाम कर मुझे घर के अंदर ले आए थे। उन्होंने मुझे सोफे पर बिठाया और मेरा हाथ थाम कर कहने लगे कि भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसने तुम्हारी जिंदगी तबाह होने से बचा लिया। मैं फुट फुट कर रोने लगी थी। मैं बोली, पिताजी मुझे बताइए, यह आपने मेरे साथ क्या किया है? आपने मुझे रुसवा क्यों कर दिया? मैंने तो सुना था कि पिता अपनी बेटियों के घर बसाने के खातिर बहुत कुछ कर जाते हैं, मगर आपने तो मेरे पति को 30 लाख रुपए देकर मेरा तलाक करवा दिया। मैं अब तलाक का थप्पा माथे पर सजा कर कहाँ जाऊंगी? रोते रोते मेरी हिचकी बंद गई थी। इतनी देर में माँ मेरे लिए मीठा शरबत ले आई थी। माँ मुझसे कहने लगी, मेरी बेटी यह शरबत पी लो। मैं चीख पड़ी थी। मैं बोली, माँ मेरा घर उजड़ गया है। मैं शादी की पहली रात ही तलाक लेकर घर वापस आ चुकी हूँ। इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप है। ऐसे में आप मुझे दिलासा देने की बजाय, अपने पति का गिरेबान पकड़ने की बजाय मेरे लिए शरबत ले आई हैं। मुझे बताए कि क्या यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है? माँ ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे, जबकि पिताजी बोले, सरिता, जब तुम्हारे फेरे हो चुके थे राहुल के साथ, उस वक्त एक रिश्तेदार ने मेरे कान में आकर मुझे बताया था कि राहुल और उसके घर वाले फ्रॉड हैं। राहुल तुमसे पहले भी कई लड़कियों से शादी कर चुका है। यह सब सुनकर तो मैं हैरत में पड़ गया था, मगर मैंने सोचा कि शायद यह झूठी खबर हो, इसलिए मैंने अपने जरिए से पता लगाया तो मुझे मालूम हुआ कि राहुल सच में अच्छा लड़का नहीं है। वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देता। अब तुम ही बताओ बेटी, मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह होते कैसे देख सकता था भला? नामुमकिन, मैं गुस्से से बोली। पिताजी, पहले आपके ये जरिए कहाँ मरे हुए थे? आपने पहले इस बात की जांच पड़ताल क्यों नहीं की? मंगनी टूट जाती तो भी मुझे इतना दुख नहीं होता। अब तो मैं शादी के बाद तलाक लेकर आई हूँ। अपनी सहेलियों को क्या मुंह दिखाऊंगी? लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। पिताजी बोले, लोगों के खातिर क्या मैं तुम्हारी जिंदगी खराब होने दे देता? ये नामुमकिन है। हमारी बातों से घर में शोर हो रहा था। वह सुनकर मेहमान घर के बरामदे में आ गए थे। वह तो ये नजारा देखकर हैरान रह गए थे। माँ ने जल्दी जल्दी से मुझे शरबत पिला दिया था। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। दिमाग सुन्न होने लगा था। हर तरफ खामोशी छाने लगी थी। देखते ही देखते मैं बहुत गहरी नींद में सो चुकी थी। अगले दिन दोपहर के वक्त मेरी आंख खुली थी। मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग इधर उधर के माहौल को पहचानने में गलती कर रहा था। मैं यही सोच रही थी कि मैं यह क्या कर रही हूँ कि मेरे दिमाग में रात वाला माहौल घूमने लगा था और मेरा तो तलाक हो गया था। यह बात सोचते ही मेरा दिल दुख सा गया था। मैं जल्दी से उठ बैठी और भागते हुए बाहर बरामदे में आ गई। सब मेहमान वापस जाने की तैयारियों में मशरूफ थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो वह मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे थे। मेहमानों की नजर में मेरे लिए गुस्सा नहीं था और ना ही ताने थे, मगर कुछ ऐसा था जिसे मैं महसूस नहीं कर पा रही थी। माँ ने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। वह कहने लगी, सरिता, तुम दिल छोटा मत करना। मैं तुम्हारा घर जरूर बसाऊंगी और एक ऐसे शख्स को तुम्हारा जीवन साथी बनाऊंगी जो तुम्हें सर आंखों पर बैठा कर रखेगा, तुम्हें दुनिया जहाँ की खुशियां देगा। तुम अपना दिल छोटा मत करो। जब तक सारे मेहमान चले नहीं गए थे, मैं माँ के कमरे में ही छुप कर बैठी हुई थी। मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी का सामना कर सकूं। जब शोर थम गया तो मैं अपने कमरे से वापस आ गई थी। मैंने अपना मोबाइल उठाया था और राहुल के साथ अपनी पुरानी चैट्स पढ़ने लगी थी।
उसने हर मैसेज में मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। उसने हमेशा साथ निभाने का वादा किया था। उसके हर मैसेज में यही लिखा था कि वह मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी बातें करने वाला इंसान धोखेबाज हो सकता है? मेरे दिल से यह बात जा नहीं रही थी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपने पिताजी से नफरत होने लगी थी। उनकी वजह से मेरा घर टूट गया था। मैं लोगों के कहने से डरने लगी थी, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलती थी। जबकि पिताजी यह सब देखते तो निहायत अफसोस में डूब जाते थे। वह मुझसे कहते, सरिता, तुम बाहर निकलो, घूमो फिरो, खुद को यूं घर में कैद मत रखो। मैं उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। मगर पिताजी मुझे जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाने लगे थे। वह मुझे बहुत ज्यादा वक्त देने लगे थे। वह मुझे हर वक्त समझाते रहते थे। एक दिन मुझसे कहने लगे, तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया। तो कहने लगे कि तुम चॉकलेट खाने के लिए किस हद तक जा सकती हो? मैं बोली कि पापा, मैं तो पहाड़ से भी कूद सकती हूँ। तब पापा बोले, अगर तुम्हारे सामने मैं एक तरफ बिरयानी रख दूं और एक तरफ चॉकलेट, तो तुम किस चीज को चुनोगी? कि मुझे पापा की बात सुनकर हंसी आ गई और बोली कि एक मिनट भी गवाए बिना ही मैं बिरयानी ही खाऊंगी, क्योंकि बिरयानी के सामने चॉकलेट की मोहब्बत दिल से गायब हो जाती है। पापा बोले, सरिता, तुम राहुल के लिए सिर्फ एक चॉकलेट जैसी ही हैसियत रखती हो, जबकि पैसे उसके लिए बिरयानी जैसे ही हैं। उसने तुम्हें पैसों की खातिर छोड़ दिया, तो क्या अब तुम सारी जिंदगी उसका रोग अपने दिल से लगाकर बैठी रहोगी? मैं पापा की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। आखिर वह सच ही तो कह रहे थे। राहुल ने अगर मुझे छोड़ा था, तो इसमें ना ही पापा का कसूर था और ना ही मेरी किस्मत का, बल्कि असल कसूरवार तो खुद राहुल था, जिसकी नीयत खराब हो गई थी। उस दिन मैं इतना रोई थी कि दिल से राहुल का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए निकल गया था। पापा मुझे नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक लड़के की तस्वीर दिखाई, तो मैंने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। पिताजी ने लड़के वालों को घर बुला लिया और मेरी अरविंद की मुलाकात करवा दी। अरविंद एक अच्छा लड़का था। वह कहने लगा, मुझे मालूम हुआ है कि आपकी पहली शादी खत्म हो गई है। मैं जानता हूँ, फिर लड़कियों के लिए शादी का टूट जाना बहुत ही खतरनाक चीज होती है और उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगता है। मैं आपको इस गम में से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत दूंगा। अरविंद की बातें सुनकर मेरे अंदर उम्मीद जाग गई। मैंने पापा से कह दिया था कि मैं अरविंद के साथ शादी करने पर राजी हूँ। इस बार मैं मंगनी नहीं करना चाहती थी। मैंने सीधा शादी का ऑप्शन चुना था। इसलिए सिर्फ एक हफ्ते के बाद ही वह दिन भी आ गया जब मेरी और अरविंद की शादी हो गई। मैं खुश थी, मगर इस बार शादी की रात के लिए मेरे दिल में बहुत सारे डर और तरंगे उमड़ रही थी। वह कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मैं अरविंद के कमरे में बैठी थी। वह बहुत खुश था। मेरे पास आया तो मेरा घूंघट उठाया और मेरे हाथ में सोने की अंगूठी पहनाकर बोला था, मैं तुम्हें उम्र भर खुश रखने की कोशिश करूंगा। मैं मुस्कुराकर बोली, क्या मुझे आपकी बातों पर यकीन कर लेना चाहिए? उसने कहा, हाँ, बिल्कुल, मैं आपके लिए जान की बाजी लगा दूंगा, मगर आपकी आंखों में कभी आंसू ना आने दूंगा। तभी अचानक अरविंद के फोन की घंटी बजने लगी। उसने फोन निकालकर कान में लगाया तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट अचानक से गायब हो गई। वह कहने लगा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। फोन करने वाला आदमी उसे कुछ बताने लगा। उसकी बातें सुनकर अरविंद कहने लगा कि मैं आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूं। दूसरी तरफ से उस आदमी ने पता नहीं उसे क्या कहा कि अरविंद के चेहरे पर अचानक से मुस्कुराहट आ गई। अरविंद ने फोन बंद कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, सरिता, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। उसके यह अल्फाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगे। मैं गुस्से में बोली, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अरविंद कहने लगा, सरिता, मैंने 3 साल पहले ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी। उस कंपनी ने मुझे बुरे हालात से गुजारा। तनख्वाह भी बहुत कम थी, जबकि मेरे हुनर के सामने इतनी छोटी नौकरी
बिल्कुल भी मायने नहीं रखती थी। हालांकि उस कंपनी वालों ने मेरी वजह से बहुत तरक्की की, लेकिन फिर भी मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई और ना ही मुझे कोई इज्जत दी। जिस दिन मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया था, तब तुम्हारे पापा कहने लगे, मुझे बताओ अरविंद, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तो इसमें मैं बोला था कि अगर मुझे 30 लाख रुपए मिल जाए तो मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहूंगा। अभी तुम्हारे पिताजी का फोन आया था। वह मुझे 30 लाख रुपए देने पर राजी हुए। बदले में उन्हें मुझसे तुम्हारे लिए तलाक चाहिए। मैं तुम्हें तलाक हरगिज ना देता, मगर एक तरफ तुम थी और दूसरी तरफ मेरा एक बहुत बड़ा सपना। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे के लिए अलग हो चुके हैं। अरविंद की यह बात सुनकर मेरा सर चकराने लगा था। गुस्से से मेरे गाल लाल लाल हो गए। मैं दहाड़ कर बोली, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, मैं खुद चली जाऊंगी। अरविंद मुस्कुराकर बोला, क्या यार, मजबूरी है। तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा है कि अगर तुम मेरी बेटी को छोड़ने आए तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इसलिए अगर मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी करना पड़े तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैंने सर हिला दिया था। मैं कुछ कहे बिना ही अरविंद के साथ चल पड़ी। जो मर्द मुझे पैसों की खातिर तलाक दे सकता था, वह कुछ भी कर सकता था। घर के दरवाजे पर राहुल ने ही बेल बजाई थी, जबकि पिताजी मुझे देखकर बोले, आ गई मेरी बेटी। इस अंदाज में मुझसे पूछ रहे थे जैसे कि कोई बात हुई ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं घूमने गई थी और वहां से वापस आई हूँ। मैं कुछ नहीं बोली। पिताजी बाहर निकलकर उनसे बातचीत करने लगे। तभी मेरी माँ मेरे लिए मीठा शरबत लेकर आई थी। वहां पिताजी ने दूसरी बार भी मेरा घर उजाड़ दिया था। तभी मुझे पीछे से पापा की आवाज सुनाई दी कि अरविंद एक अच्छा लड़का नहीं था, वह तुम्हें खुश नहीं रख पाता। मैं गुस्से में बोली, पापा, मुझे हैरत होती है कि आपने करोड़ों का बिजनेस अकेले कैसे संभाला हुआ है, जबकि आप में तो कोई भी फैसला करने की ताकत ही नहीं है। आपको इतना भी नहीं मालूम कि आपके सामने बैठने वाला आदमी अच्छा है या बुरा, क्योंकि आपको अगर अरविंद पर शक था तो आपने उससे मेरी शादी की क्यों कराई थी। मेरी दहाड़ से मेरी मम्मी कहने लगी, बेटा, ये शरबत पी लो, तुझे सुकून मिल जाएगा। मैंने नाम में सर हिला दिया, मगर माँ ने जबरदस्ती मुझे शरबत दे दिया और वाकई मुझे सुकून मिल गया। मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं बहुत देर से सोकर उठी थी। दिन निकल आया था। मैं सोकर उठी तो मेरे घर के नौकर मुझे बहुत हैरत से देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आता था कि यह सब क्या हो रहा है। अब मैंने खुद को अपने कमरे के अंदर बंद कर लिया था। मैं किसी से मिलती जुलती नहीं थी। पापा एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे, कितने दिन हो गए हैं, मैं तो इंतजार कर रहा था कि तुम बाहर आओगी, हमारे साथ मिल जाओगी, बातें करोगी, मगर तुमने तो हमसे दूरी बना ली। मैंने कहा, पापा, मुझे बताए, आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? आपने मेरा तलाक क्यों करवाया? पापा कहने लगे, बेटा, कभी कभार अपनी औलाद की बेहतरी के लिए इंसान को कुछ गलत फैसले करना ही पड़ता है, वरना दुनिया में ऐसा कौन सा पिता होगा जो ये चाहेगा कि उसकी बेटी को मुश्किल हालात का सामना करना पड़े। मेरा बस चले तो तुम्हारे कदम भी अपनी हथेलियों पर रखूं, मगर यह दुनिया है बेटा, यह माल और संतान इंसान की आजमाइश के लिए ही है। मैंने जो कुछ भी किया बड़ी तकलीफ में किया है बेटा। मैं हर दिन ऐसा नहीं करना चाहता था। मैंने सर हिला दिया, बोली, पिताजी, ये आखिरी बार था। मैं अब आपको और अपने एहसास और जज्बात के साथ खेलने की इजाजत नहीं दूंगी। पिताजी बोले, हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम कहोगी। उस दिन के बाद मैं पिताजी और माँ के साथ बैठने लग गई थी। मेरे दिल में बहुत से सवाल थे। पिताजी मुझे तलाक क्यों दिलाते थे? क्या मेरे दोनों पति ही बुरे थे? अगर बुरे ही थे तो पिताजी को इसके बारे में पहले से ही क्यों नहीं पता चलता था? शादी की रात क्या कोई मुखबिर आकर उनको बताता था कि तुम्हारी दे बेटी का पति अच्छा नहीं है, उसे तलाक दिलवा दो? चलो, यह भी मान लिया कि पिताजी को पता चल जाता था, फिर वह 30 लाख की रकम देकर ही मुझे तलाक क्यों दिलवाते थे?
मैं अभी इन सवाल के जवाब ढूंढ नहीं पाई थी कि पिताजी ने मुझसे कह दिया कि वह मेरी तीसरी शादी करना चाहते हैं। मैं तो पिताजी की बात सुनकर ही आपे से बाहर हो गई। मैं बोली, नहीं नहीं पिताजी, अब बस हो गया। मैं आपको अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दूंगी। पिताजी बोले, बेटा, अब की बार मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है। मैंने बोला, पिताजी, अगर मेरे लिए लड़का आसमान से भी उतर आए तो भी मैं अब तीसरी शादी के लिए तैयार नहीं होगी। पिताजी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और फूट फूट कर रोने लगे थे। वह बोले, जब जब तुम्हें उदास देखता हूँ तो मेरा दिल के टुकड़े हो जाते हैं। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं अगर तुम्हें यूं उदास देखता रहा तो अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। मैं तो पिताजी की बात सुनकर ही घबरा गई थी कि वो इस हद तक भी जा सकते थे। मैं बोली, पिताजी, आप मुझे मजबूर ना करें। पिताजी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली थी। मैं तीसरी बार शादी के लिए तैयार हो चुकी थी, मगर इस शादी के लिए ना तो मेरा दिल और ना ही मेरा दिमाग इस बात की इजाजत दे रहा था कि मुझे शादी करनी चाहिए। बस एक मजबूरी थी जो मुझे निभानी पड़ रही थी। मेरी तीसरी शादी की रात भी मेरी पहले की दो शादियों की तरह ही गुजरी थी। मेरे तीसरे पति ने भी मेरे बाप के कहने में आकर मुझे तलाक दे दिया था। मैं गम और गुस्से से पागल हो गई थी। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करूं और क्या ना करूं। दिल चाहता था कि पूरी दुनिया को आग लगा दूं, अपने बाप के घर से भाग जाऊं। मेरा तीसरा पति भी मुझे मेरे पिताजी के घर छोड़कर चला गया था। अब मुझे अपने पिताजी से नफरत हो गई थी। पिताजी आखिर ये सब क्या कर रहे थे? और वहां मेरी माँ मेरे लिए मीठा शरबत लेकर हाजिर हो जाया करती थी। एक महीना ही सुकून से गुजरा होगा कि पिताजी ने फिर से मेरी शादी की डेट निकलवा दी। वह कहने लगे, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारा घर बसाना चाहता हूँ। मैं गुस्से से बोली, मैं आपके मुंह से दोबारा से ये अल्फाज ना सुनूं। तो पिताजी कहने लगे कि ठीक है, अगर मेरी बेटी का घर नहीं बस सकता तो मेरा घर भी क्यों बसे। मैं तुम्हारी माँ को तलाक देकर उसको खुद से अलग कर दूंगा। मैं अपने पिताजी को बड़ी हैरत से देख रही थी। क्या यह उनकी मोहब्बत थी मेरे लिए, या फिर वह मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे? मगर क्यों? इसका जवाब मुझे चाहिए ही चाहिए था। इसलिए मैं बोली, पिताजी, ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। पिताजी ने मेरे लिए लड़का तो पहले ही ढूंढ रखा था, बस मेरी तरफ से इजाजत मिलने की ही देर थी। मेरी शादी तय कर दी गई थी। मैंने लड़के की सिर्फ तस्वीर देखी थी। पिताजी कह रहे थे कि शादी से पहले एक बार मिल लो, मगर मैंने इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि इस शादी का अंजाम भी तलाक पर ही होना था। खैर, शादी के मुहूर्त पर मेरी शादी हो गई और मैं अपने चौथे पति के कमरे पर स्टेज पर बैठी हुई थी। मोहन मेरे पास आया तो कहने लगा, सरिता, मैं यह नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे 3 तलाक क्यों हुए हैं। मैंने तुम्हें दिलो जान से अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है। मैं मुस्कुराकर बोली, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि मुझे 3 बार तलाक क्यों मिला है। वह हैरत से मुझे देखता रहा और फिर हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मोहन ने ही उठकर दरवाजा खोला था। वह बाहर निकल गया था, जबकि मैं धड़कते दिल पर काबू पाकर उसका इंतजार कर रही थी कि न जाने अब क्या होगा। तब मोहन कमरे में आया और कहने लगा, सरिता, तुम्हारे पापा ने एक आदमी को भेजा था। वह कह रहे थे कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो वह मुझे 30 लाख रुपए देंगे, मगर मैं अपनी बीवी को अपनी इज्जत समझता हूँ और पैसों के लालच में तलाक नहीं दे सकता। यह बात मेरी सोच से बिल्कुल उल्टी थी। मैं बड़ी हैरत से अपने पति को देख रही थी। क्या मर्द ऐसे भी होते हैं जो अपने शब्दों पर जमे रहे, जिनको पैसों का लालच तोड़ ना सके? मैं मोहन को आजमाने की खातिर बोली, मोहन, मेरी पहले के 3 तलाक की वजह भी यही थी। मेरे पति मुझे पैसे की खातिर छोड़ जाया करते थे। आप भी इतनी अच्छी डील अपने हाथ से क्यों गवा रहे हैं? वह मुस्कुराकर बोला, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा हाथों का मैल होता है। मेरे माँ बाप और मेरी बीवी ही मेरी पूरी दुनिया है, ना कि पैसा। मुझे लगा था कि मेरा दिल खुशी से फट जाएगा। फिर मैं बोली, एक बात कहूँ? तो उसने कहा, हाँ कहो। तो मैं बोली, मैं इस चीज से बेखबर हूँ कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। मैं अब हकीकत मालूम करना चाहती हूँ।
इसलिए आप मेरे साथ चले और यह जाहिर करें कि मुझे तलाक दे चुके हैं, फिर सब पता चल जाएगा। मोहन ने मेरी बात मान ली और हम मेरे माता-पिता के घर चले गए थे। पिताजी मोहन से बातें करने लगे थे, जबकि मैं घर में आकर रोने लग गई थी। माँ ने मुझे मीठा शरबत लाकर दिया, तो मैंने उनसे नजर बचाकर शरबत गिरा दिया था और सोने का नाटक करने लगी। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि हमारे घर में बहुत से लोग आने जाने लगे थे। पहले तो एक नर्स आई थी, उसने मेरा चेकअप किया तो कहने लगी, इसको फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। यह लड़की अपने मर्द को अपने इर्द-गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आप इसकी शादी करवाते ही क्यों हैं? यह अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगेगी, तब आपको सुकून मिलेगा। फिर एक वकील घर में आ गया। पिताजी नर्स से कही हुई बात वकील को बता दी थी। उसने भी वही बात वकील के सामने दोहराई थी। फिर मोहन को भी वहीं पर बुला लिया गया था। वह कहने लगा, वकील साहब, मैं जैसे ही कमरे में पहुंचा, मेरी बीवी ने ही मुझ पर हमला कर दिया और मुझे मारने पीटने लगी। फिर बोली, तलाक दे दो, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूंगी। इसलिए मैंने इसे तलाक दे दिया। और ऐसा मोहन से कहने के लिए मुझे सही था कि पिताजी ने कहा है, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं भी उठ बैठी थी और वकील साहब से बोली, यह सब मेरे खिलाफ साजिश है। मेरे पिताजी ने 3 बार मुझे तलाक दिलवाया है। वकील ने सर हिला दिया और बोला कि आपके सगे पिताजी ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर दी थी, मगर उनकी वसीयत में यह शर्त रखी थी कि जब तक आपका घर बस नहीं जाता, यह जायदाद आपके नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती। आपका सौतेला बाप शायद इसीलिए खेल खेल रहा होगा। वह हर बार आपको तलाक दिलवाकर मुझे बुला लेता था और कहता था कि मेरी बेटी घर बसाने के काबिल नहीं है, उसके साथ जहरीली मसला है, और फिर ऐसा ही बयान आपका पति भी दे जाता था। मैं शॉक्ड रह गई थी। क्या सच में यह इंसान जिसको मैंने सारी जिंदगी पिता की तरह चाहा, वह तो मेरा बाप ही नहीं था? मैं बोली, माँ, ये आदमी मेरा बाप नहीं था तो क्या हुआ? आप तो मेरी सगी माँ थी ना, फिर आपने यह सब क्यों किया? मोहन कहने लगा, मैं बताता हूँ। तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे पिताजी के साथ रहते हुए इस शख्स के साथ मोहब्बत की नजदीकियां बढ़ा ली थी और फिर उसके साथ घर से भागकर डिवोर्स ले लिया था। तुम्हारे सगे बाप इस सदमे से चल बसे थे, इसलिए उन्होंने आखिरी वक्त पर यह वसीयत बनाई थी। तुम्हारी माँ की आंखों से शायद अभी तक इस शख्स की मोहब्बत की पट्टी नहीं उतरी, जो यह तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने के बाद नहीं आई। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। आज मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। मोहन ने ही मुझे सहारा दिया था। मैंने अपने माता-पिता के खिलाफ धोखाधड़ी का तेज केस दर्ज कर दिया था। उनको पुलिस पकड़ कर ले गई थी। जिन लोगों ने मुझ पर रहम नहीं किया, भला मैं उन पर तरस कैसे खा सकती थी? फिर जब तक इन लोगों को सजा नहीं मिल जाती, इन लोगों की हरकतें बदलने वाली नहीं थी। सारी जायदाद मेरी हो चुकी थी। मैं और मोहन ही हर चीज का ख्याल रख रहे थे। सच है कि पैसा बहुत बुरी आजमाइश है। यह अपने सभी लोगों का खून सफेद कर देता है। मेरे माँ-बाप ने मेरे साथ जो भी किया, वह अच्छा नहीं किया था। मेरा दिल अंदर से टूट चुका था। लेकिन अब मुझे सहारा देने के लिए मुझे मोहन मिला था। दोस्तों, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मोहन पैसों को ठुकराकर मुझे प्यार से अपने पास रखेगा और मुझे अपनी दुल्हन बनाकर अपनी जिंदगी में शामिल करेगा और खुशियाँ देगा। आज मोहन को देखकर मुझे लगा कि दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। वैसे मैं अपनी किस्मत को बहुत ही खुशनसीब मानती हूँ। माना कि मेरा तलाक 3 बार हो चुका था, लेकिन आज मुझे सच्चा और ईमानदार प्यार करने वाला पति मिला है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।